नमस्कार श्रोताओं, विश्व महिला दिवस के इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए, बेहतर ढंग से जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉक्टर चित्रलेखा अंशु। चित्रलेखा जी, सबसे पहले आपको भी इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से, आकाशवाणी दरभंगा की तरफ से, और साथ ही स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आकाशवाणी को भी। चित्रलेखा जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं आज का दिन विशेष क्यों है और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। इसके पीछे एक पूरी भूमिका है, एक ऐतिहासिक भूमिका है कि महिलाओं के पास अपने सवालों को उठाने के लिए न तो कोई जुबान थी, न कोई प्लेटफॉर्म था, और न ही कोई विशेष दिन था कि वो अपनी बातों को कहीं पे रख सकती। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो पूरा सवाल है वो महिलाओं के श्रम से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि 1908 में न्यूयॉर्क में टेक्सटाइल मिल की जो भी महिलाएं थी, महिला कामगार थीं, उनमें बहुत सारी महिला कामगार कपड़े मिल में काम किया करती थीं, और उनके काम के जो लंबे घंटे होते थे उनमें उनको, जैसे हम कहते हैं कि रिसेशन का पीरियड, वो उनको नहीं मिलता था। उनको किसी भी तरह का अवकाश नहीं मिलता था, काम के लंबे घंटे होते थे, मातृत्व अवकाश जैसी कोई बात नहीं होती थी, और वो तंग आ जाती थीं ऐसे थकाऊ और उबाऊ काम की वजह से, और उनको उसके बदले में जो वेतन दिया जाना चाहिए वो भी नहीं मिलता था, और जो और भी भत्ते होते हैं वो सारी चीज़ें तो नहीं के ही बराबर थी। तो 15,000 महिलाएं 8 मार्च 1908 को सड़कों पर उतर आईं, और जितने भी कैपिटलिस्ट लोग थे, जो कारखानों के मालिक थे, उनके खिलाफ जाके उन्होंने सड़कों पर निकलकर हड़ताल किया उस दिन, और कहा कि हमारा कोई विशेष दिन होना चाहिए कि हम अपनी बातों को कर सकें। और भूमिका चूँकि बन ही रही थी और महिलाओं के सवाल 19वीं शताब्दी में अलग अलग जगहों पर उठाए जा रहे थे, तो जर्मनी की एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थी जिनको हम क्लारा जेटकिन के नाम से जानते हैं, और कई श्रोताओं ने सुना भी होगा कि वो जर्मनी से संबंधित थी, और उन्होंने कहा कि हमें महिला दिवस मनाए जाने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अपनी मांगों को उठा सकें। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क या यूएस कह लें, अमेरिका कह लें, वहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो भी चाहती थी कि हम इसको आधिकारिक रूप से एक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें। तो एक साल के बाद उन्होंने 28 फरवरी 1909 को इसको महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी, और इस तरीके से अलग अलग जगहों पर यह मनाए जाने लगा। डेनमार्क में मना, स्विट्ज़रलैंड में मना, न्यूजीलैंड में मना। उसके बाद सेनेका फॉल्स में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें 17 देशों की 100 महिलाएं आईं, और उनका ये मानना था कि महिलाओं को वोट का अधिकार भी मिलना चाहिए, क्योंकि वोट का अधिकार किसी भी देश के निर्णायक चीज़ में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और हमें एक देश का नागरिक समझा जाता है और उसके जैसा ही हमारे साथ ट्रीटमेंट होता है। तो उनके हिसाब से भी वोट के अधिकारों के लिए भी महिला दिवस मनाने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने एक ऐसे दिन को सुनिश्चित करने का प्लान बनाया कि जिसके दिन सेलिब्रेट करने में हमें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जनरली हम हर एक दिन काम करते हैं और हमें अवकाश नहीं होता। 8 मार्च को कोइंसिडेंटली अवकाश का दिन वहाँ घोषित किया जाता था, तो उन्होंने कहा कि 8 मार्च ही हम तय करते हैं और इसी दिन हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। फिर 1975 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार मना था मैक्सिको में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उन्होंने आधिकारिक रूप से 8 मार्च ही इस्टेब्लिश कर दिया कि हम इस दिन को महिलाओं के दिन के नाम से जानेंगे, उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे, उनसे संबंधित योजनाएं, उनके सवाल लेकर एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। इसीलिए हम 8 मार्च को ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये कहें कि एक वर्कर्स मूवमेंट के तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी, वर्क फील्ड में वुमेन को बराबरी का दर्जा मिले और वो सभी राइट्स मिले जो पुरुषों को मिलते थे, इसलिए इसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज इसने व्यापक रूप ले लिया है। अब जितने भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं सब इसके घेरे में आ गए हैं, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अब कवर करती है। बिल्कुल करती है जी। हमारे भारतवर्ष में
क्या स्थिति है, ये दिवस हम कब से उस ट्रीटी के सिग्नेटरी बने और हम कब से मना रहे हैं जी। और हमारे यहाँ क्या स्थिति है अभी? जी जी जी। दरअसल जब 1975 में प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको में हुआ था, उस टाइम में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने 1972 में स्टेटस ऑफ वुमेन की कमेटी बनाई थी। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी में महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भारत को आज़ाद कराने में, लेकिन जब संविधान बना और संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए गए, तब उसकी स्थिति अभी क्या है? क्या महिलाएं उन अधिकारों को हासिल कर पा रही हैं या महिलाएं अधिकारों के साथ जी रही हैं? तो उन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उन्होंने 20 महिलाओं की एक कमेटी बनाई थी। फूल रेणु गुहा उसकी डायरेक्टर थी और 20 पढ़ी लिखी महिलाएं जो JNU, DU और वर्तमान तत्कालीन प्रतिष्ठित संस्थानों, आज भी हैं वो प्रतिष्ठित संस्थान ही, वहाँ की महिलाओं ने मिलकर एक कमेटी तैयार की और महिलाओं के ऊपर सर्वे करने की कोशिश की। उनको 2 सालों का समय दिया गया कि 1972 में आप अपनी कमेटी बनाइए और 1974 में हमें रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हमें 1975 में भारत का रिप्रेजेंटेशन करना है विश्व सम्मेलन में और महिलाओं की स्थिति पर अपनी बात रखनी है कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है हमारे देश में। उसके बाद 2 सालों का उन महिलाओं ने वक्त लिया, भारत के सभी राज्यों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर इन सभी कॉलम को उन्होंने फुलफिल किया और 1974 में टुवर्ड्स इक्वालिटी, मतलब समता की ओर नाम की रिपोर्ट प्रेजेंट की। और उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के बाद जो स्थिति हमारे सामने आई वो काफ़ी गंभीर थी कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। रोज़गार में महिलाएं नहीं हैं, शिक्षा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, सेक्स रेशियो कम है। तो तब जाके सरकार की आंखें खुली कि महिलाओं के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और तब से हमने इसको कंसिडर किया। इसके साथ साथ CEDAW, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से CEDAW की एक कमेटी बनी थी 1979 में और CEDAW में कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इस कमेटी में भारत को भी अपनी भूमिका निभानी थी, क्योंकि इस कमेटी से जुड़े हुए जितने भी देश थे उन्हें एक वहाँ पे जाके अपनी बात रखनी थी कि हम अगर इस कमेटी के मेंबर बनेंगे तो हमें भी अपने देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के ऊपर कार्रवाई करनी है। तो 1993 में भारत ने इस पे सिग्नेचर किया था। उसके बाद 1990 में महिला अधिकार आयोग बनाने की बात उठी थी, महिला अधिकार संरक्षण आयोग, और तब से लेकर आज तक कंटिन्यू ये चीज़ें चल ही रही हैं और काफ़ी आगे बढ़े हैं हम 21st सेंचुरी में हैं और बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, बहुत सारी नीतियाँ बनी, कानून हैं अपनी प्लेस पे, फीमेल सेक्स रेशियो में भी बहुत सुधार हुआ है जी। लेकिन कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से और कहीं ना कहीं हम देखते भी हैं, हमें पता चलता है खबरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर से, समस्या है अभी भी और समस्या बनी हुई है। तो क्या कारण है कि ये चीज़ हम जड़ से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए हम क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं? क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या एज ए सोसाइटी, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिस पे हमें सोचना चाहिए? ये तो बहुत बुनियादी समस्या है हमारे देश में। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे सबसे पहले हम समाजीकरण को ही इसमें शामिल करते हैं कि जब एक पुरुष और स्त्री के रूप में जब किसी घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो वहीं से हमारा डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है और जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है तो एक मानसिकता बनती चली जाती है और 25 या 30 साल की जो उनकी एज होती है उस एज ग्रुप में वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो जाती है कि वो उसी तरीके से एक्ट करते हैं। जैसे कि एक टर्म का हम यूज़ करते हैं सेक्स एंड जेंडर, जहाँ सेक्स डिफाइन करता है बायोलॉजिकली हमारे डिफरेंशिएट को, उसी तरीके से जेंडर भूमिकाएं हैं जो एक स्त्री और एक पुरुष होने के नाते हमें दी गई हैं कि एक स्त्रियों के कौन कौन से काम हैं और एक पुरुषों के कौन कौन से काम हैं। तो जब जेंडर के आधार पर समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो उसी तरीके से चली
आती है और उस पर कोई क्वेश्चन एराइज नहीं होते, कोई रिवॉल्यूशन नहीं होता, कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, तो इस तरह की समस्याएं शुरू होती हैं। इसीलिए सबसे पहली बात कि स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव की समाप्ति उनके बचपन से ही होनी चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि हम श्रम के आधार पर विभाजन करते हैं कि किचन के सारे काम महिलाओं के हैं और बाहर के सारे काम पुरुषों के हैं। तो इस तरीके से कई फैमिलीज़ में आज भी स्टीरियोटाइप्स काम करती ही हैं कि ये महिलाओं के काम नहीं है, ये पुरुषों के काम हैं। तो उस तरीके से एक औरत को बार बार ये एहसास कराना कि तुम एक औरत हो, तुम्हें एक औरत की तरह रहना चाहिए, तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आती है और पुरुषों की मर्दानगी को हम बढ़ावा देते हैं कि एक मर्द को दर्द नहीं होता या एक मर्द को सशक्त होना चाहिए, उसे काबू में करना चाहिए। एक अच्छा लीडर चीज़ों को काबू में करता है, चाहे वो नेशन का हो, चाहे वो परिवार का मुखिया हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड सेटअप को बनाती हैं और जब तक माइंड सेटअप में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कितनी भी योजनाएं बन जाएं तो वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ सेंसिटाइजेशन की है, सामाजिकरण की है और जागरूकता की है। इसके लिए हम विभिन्न वर्कशॉप और सेमिनारों में सिर्फ एकेडमिक लोगों को ही शामिल ना करें, बल्कि समाज के लोगों को भी, जो लेमैन हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं इस तरह के टेक्निकल चीज़ों को, उनको हम बुला के उनको समझा सकते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा संवेदनशीलता जाहिर कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं देखती हूँ कि विज्ञापन में, फिल्मों में महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं, उपभोग की वस्तु, या उनकी बॉडी को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो लोगों के मन में उत्तेजना जाहिर करें। तो सबसे पहले उनको एक वस्तु के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सोशल साइट्स के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चे आज गूगल पर अलग अलग तरह की साइट्स को सर्च करते हैं, और एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी कि भारत में पोर्न साइट को सर्च करने वाले भारतीयों का 5वां या 3रा स्थान है, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं और हम गौर नहीं करते कि हमारे बच्चे क्या चीज़ें कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो यंग जनरेशन, वो बागडोर संभालेंगे, उनके हाथों में हर चीज़ उन्हीं के हाथों में, वही करेंगे। तो जो यूथ्स हैं, खासकर जो यूथ लेडीज़ हैं, युवा महिलाएं हैं, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं और उनका क्या रोल होना चाहिए, वो कैसे आगे बढ़े, और इस दृष्टिकोण में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, जो आज की युवा महिलाएं हैं, सबसे बड़ी बात कि उनको समाज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलने लगी है, उनको चॉइस दिए जाने लगे हैं, चाहे वो कौन सा एजुकेशन उन्हें हासिल करना है उससे संबंधित हो, या मैं देख रही हूँ कि वैवाहिक संस्थानों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि कई ऐसे कास्ट के बैरियर को तोड़कर महिलाएं शादी कर रही हैं। पहले जो एक डोमिनेशन होता था कि तुम्हें हमारे ही बताए हुए रास्ते पर चलना है, तो वो सारी चीज़ें अभी बदल रही हैं। धीरे धीरे ये सारे बैरियर ख़त्म हो रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ वर्षों के बाद ये बैरियर पूर्णतः तो नहीं लेकिन अंशतः तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपने राइट्स को जान रही हैं। आज की डेट में सरकार भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, जैसे कि हम छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश दिए जाते हैं। महिलाएं भी अपनी चीज़ों को बखूबी आज जानने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात कि वो सवाल उठाना सीख रही हैं। पहले ये होता था कि उनको हमेशा पर्दे के पीछे रखा जाता था, या उनकी कोई जुबान नहीं होती थी, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था कि वो बात कर सकें, अपनी बात रख सकें, निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी, या ये कहा जाए कि उनको किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं दिया जाता था। आज उनका वो स्पेस बन रहा है। आज अगर घर में कोई निर्णय लिए जाते हैं तो एक बेटी से भी उसकी राय पूछी जाती है कि इस विषय में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचती हो। तो जब धीरे धीरे उसके अंदर भी ये भावना भरी जाएगी कि तुम भी एक इंसान होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, तुम्हारी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम भी इम्पोर्टेंट रखती हो, तो इस कंडीशन में उनके अंदर एक एम्पावरमेंट जागृत होता है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। तो इस तरह की चीज़ जब उनके मन में आती है तो वो सशक्त होकर काम करती हैं। अभी हमने देखा कि कैसे पिछले वर्ष फाइटर प्लेन चलाने वाली 3 महिलाएं पहली बार हमारे सामने आई। उनमें से एक हमारे क्षेत्र
की थी, हमारी भावनाकंठ भावनाकंठ दरभंगा की थी। इसके साथ मैंने इस बार देखा कि 26 जनवरी में जो हमारा पैरेड हुआ उसमें महिलाओं का विंग जो पहली बार बुलेट को चलाते हुए स्टंट करते हुए आगे आ रहा था। तो इस तरीके से इवन उरी फिल्म भी आई थी, उसमें सिंबॉलिकली दिखाया गया था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक था उसमें एक फीमेल पायलट भी थी जो युद्ध लड़ने गई थी। बीएसएफ के बॉर्डर पे पहले महिलाओं का जाना वर्जित था, या ये कहा जाता था कि महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, वो इतने भारी वेपन नहीं उठा सकती, वो ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती। लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। पहले कहा जाता था कि महिलाएं बहुत कोमल हैं, लेकिन जब हम देखते हैं आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं जब भारी थकाऊ उबाऊ काम करती हैं, पहाड़ों की महिलाएं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी टूटता है कि बायोलॉजिकली महिलाएं बहुत कमज़ोर होती हैं। तो देखने की बात यह है कि क्या महिलाएं कमज़ोर बायोलॉजिकली हैं या एक साइकोलॉजी हमारे समाज में बन रही है महिलाओं को कमज़ोर करने की। तो इन सब चीज़ों के रिकॉग्निशन के बाद मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी और महिलाएं भी एम्पावर्ड तो हो ही रही हैं, आगे बढ़ ही रही हैं। तो ये अच्छी बात है और बढ़ेंगी ही। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी 2 दिन पहले हमने भी सुना और आपने भी सुना होगा कि आर्म फोर्सेस में भी अब परमानेंट कमीशन सरकार देने के लिए अब जा रही है। तीनों फोर्सेस में अब पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर ज्वाइन करती थी, लेकिन अब उन्हें परमानेंट वुमेन कमीशन भी मिलेगा, परमानेंट कमीशन मिलेगा आर्म फोर्सेज में भी। तो निश्चय ही सरकार अपना काम कर रही है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि नीतियाँ तो अपने प्लेस पर है, लेकिन ज़रूरत है हमें अपनी इंडिविजुअल माइंडसेट में परिवर्तन लाने की, वो बहुत ज़रूरी है। हमें जेंडर सेंसिटिव होना पड़ेगा, जेंडर इक्वलिटी को बहुत बेहतर ढंग से समझना होगा और एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो। ब्रेड अर्नर का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमें डाइल्यूट करना होगा। विमेन भी ब्रेड अर्नर हो सकती हैं और है, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उभर के आते हैं। हमारे ही क्षेत्र में हमारे समस्तीपुर ज़िले की एसपी जो महोदया हैं वो विमेन है और ज़िले की पुलिस अधिकारी है। तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बदलाव की गुंजाइश है और वो शायद इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है बहुत सारे ऐसे लोगों की जो बहुत प्रो वुमेन हो जाते हैं। तो एक बहुत थिन लाइन है फेमिनिस्ट में और एम्पावरमेंट में, कुछ उसके बारे में बताइए। क्या उस लाइन पे जाना सही है या जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो फिर दोनों में बराबरी मेन मुद्दा है? दरअसल जो नारीवाद या जिसको आप फेमिनिज्म कह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक है और उसके कई ब्रांचेज हैं। हम कई बार कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आपने नारीवाद की बात की, तो नारीवाद के अपने जो मेन ब्रांच हैं वो 4 ब्रांच हैं उसके। सबसे पहले समाजवादी नारीवाद है, उदारवादी नारीवाद है, रेडिकल नारीवाद है, इको नारीवाद है और सोशलिस्ट नारीवाद है। तो इस तरीके से 5 उसकी जो शाखाएं हैं, तो पांचों शाखाओं की जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है। कई बार हम रेडिकल नारीवाद की आइडियोलॉजी को ही अनुसरण कर लेते हैं और उनको क्योंकि उनका नाम ही रेडिकल है, अतिवादी, कि वो किस बात को लेकर समाज के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो जानने की ज़रूरत ये है कि एजेंडा क्या होना चाहिए जिसका रिवॉल्यूशन करना है या जिसके ऊपर हमें रिवोल्ट करना है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ पेट्रियार्की और वायलेंस अगेंस्ट विमेन ही है। ये तो सभी नारीवादियों की जड़ की समस्या है। इसके अतिरिक्त वो अपने अपने बिंदुओं को लेकर अलग अलग हैं। तो रेडिकल नारीवादी को ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकली जो हमारे बीच में डिफरेंस है, जिसमें महिलाओं के मातृत्व, जबरन उनको मातृत्व देना या उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछना या बेटा पैदा करने के लिए उन्हें प्रमोट करना, तो इन सारी चीज़ों पर वो प्रहार करती हैं और वो कहती हैं कि हम विवाह ही नहीं करेंगे या हम इस तरह के मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ही नहीं। तो वो रेडिकली अपनी बातों को रखती हैं। उदारवादी नारीवाद राजनैतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की बात करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल बैलेंस्ड बात करती हैं, वो बहुत रेडिकल नहीं हो पाती हैं। फिर आप मार्क्सवादी या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट महिलाओं की बात करें तो वो श्रम के ऊपर अपनी बात रखती हैं कि श्रम के आधार पर बराबरी हमारी होनी चाहिए, श्रम के आधार पर पुरुष स्त्रियों के बीच में विभाजन नहीं होना चाहिए। फिर इको फेमिनिस्ट महिलाएं आती हैं तो वो प्रकृति और स्त्री को जोड़कर देखती हैं। तो आपने देखा कि ये जो 5 हमारी कैटेगरी है वो किस तरीके से अपने अपने बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रही है।
तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि हमें किस नारीवादी की बातों को मानकर आगे बढ़ना चाहिए और उसकी बातों को अनुसरण करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो एक मेन जो लाइन आपने कही कि वो लाइन कहाँ से आती है, जो महिलाओं को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करती है और उनको डिप्राइव्ड बना के रखती है। तो उसके रूप में हम पैट्रियार्की को देख रहे हैं, उसके रूप में हम वायलेंस को देख रहे हैं, उसके रूप में हम जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। और फेमिनिज्म अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप जेंडर के आधार पर सेंसिटाइज हैं या महिलाओं को एक मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनके राइट्स उनको दे रहे हैं, तो आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसके लिए पर्टिकुलरली ये अमली जामा पहनने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उनके राइट्स को समझिए, जानिए और समाज में उनकी जो स्थिति है उसके ऊपर काम करिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2019 की जो थीम है वो है बैलेंस फॉर बेटर। जी, बराबरी होना चाहिए बेटर चीज़ों के लिए, विश्व एक बेटर प्लेस बन सके सभी के लिए। तो इस बार की थीम वो है। उसके लिए ज़रूरी है फीमेल सेक्स रेशियो बहुत अच्छे अनुपात में हो। जी, जिस सब की हम चर्चा कर रहे थे, वुमेन को वो दर्जा मिले, वो इक्वालिटी मिले, वो फ्रीडम मिले, फीमेल फेटिसाइड पे रोक लगे। इन सभी की तरफ आप क्या सोचती हैं कि और कैसे हम और अधिक काम कर सकते हैं? एक बहुत अनफॉर्चुनेट रिपोर्ट आई थी पिछले वर्ष, फरवरी की बात है। उसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ में भारत का नाम सबसे पहले ऐसे देश में आया था जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा में सबसे ज़्यादा आगे है। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जहाँ पे सर्वे हो रहे हैं, तो उन रिपोर्ट्स को भी उन्हें एक बार उनका निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा नाम इस क्षेत्र में ख़राब क्यों हो रहा है, जबकि आज की डेट में लॉ और ऑर्डर महिलाओं के फेवर में आई है। 2013 में वर्मा कमेटी बनी, उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की जो नई गाइडलाइंस बनाई है, विशाखा गाइडलाइन, उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। तो सारे राइट्स और लॉज महिलाओं के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ पिछड़ रही हैं, कहाँ ये कमियाँ आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। तभी उन 2019 की जो ये थीम है उस पे हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही, ब्रेड विनर का कॉन्सेप्ट। आज भी हमारे समाज में ब्रेड विनर का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में हावी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो ये मानते हैं कि पुरुष ही किसी भी परिवार का मुख्य आय उपार्जक होता है। ये कॉन्सेप्ट को हमें निकालना पड़ेगा, तभी फीमेल फेटिसाइड मर्डर कम होगा कि हमें औरतों की ज़रूरत नहीं है, तो बेटी घर लाओ और दहेज मिटाओ। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जब हमारी सोसाइटी में आएंगे तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सशक्त होंगे। हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसी उम्मीद करते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं कि महिलाओं के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ेंगे, उनके अधिकार उनको हासिल होंगे और एक दिन इक्वालिटी का सपना हमारा ज़रूर पूरा होगा। हम भी उस दिन की कल्पना करते हैं, या ये कहें कि हम सब मिलके ये आज प्रण लेते हैं और निश्चय ही वो दिन ज़रूर आएगा जब बेटा बेटी एक समान हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारी सोसाइटी में। हमारा देश जो एक नए भारत बनने की राह पर अग्रसर है और मजबूती से आगे बढ़ेगा और बेटा और बेटी दोनों मिल के कंट्रीब्यूट करेंगे देश के विकास को। बस कुछ बदलाव हमें अपनी माइंडसेट में लाना बहुत ज़रूरी है। हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब पुत्र रत्न के जगह पुत्री रत्न प्राप्त हो, ये चीज़ें हमारे लेवल पे ख़त्म हो, सरकार और प्रोएक्टिव हो, हम भी उनके साथ मिलकर इस चीज़ को हटाए। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में शायद एक ऐसा दिन हम ला सके कि वुमेन खुद कहे कि अब हमें इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। जी जी जी। चित्रलेखा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विशेष दिन को और अधिक विशेष बना दिया। इतने सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की, हमें उम्मीद है कि कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा। बिल्कुल। और उसी बदलाव की चाह रखते हुए अब हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।